हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, तो वो सब कवर अप करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी कि टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर बार बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हम कवर अप कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस हमारे जो भी एनसीईआरटी से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन सब की वीडियोस में ऑलरेडी 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, केमिस्ट्री की ऑलरेडी मैं सभी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, हमारे फिजिक्स की भी सभी वीडियोस ऑलमोस्ट सभी अपलोड हो चुकी हैं। तो उन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं जल्दी से और सभी को लिंक को ग्रैब कर लीजिए और 1 बाय 1 सभी वीडियोस को वॉच कीजिए, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज बात करेंगे हम 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा रहने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि वेयर डू द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। कि जो प्लांट्स होते हैं वो गेटअप करते हैं किसको, रॉ मटेरियल। वो कहां से करते हैं रॉ मटेरियल को अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके अंदर कि द रॉ मटेरियल फॉर ए फोटोसिंथेसिस, जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बच्चों वो कौन कौन सा होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेंगे, बेसिकली एटमॉस्फेयर से। एंड वाइल द वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, और जो वाटर को गेटअप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ए रूट्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जाइलम प्रोसेस के माध्यम से, और मिट्टी से वो अपने वाटर को गेटअप करते हैं। कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज रिसीव बाय, जो एनर्जी रिसीव करेंगे वो बाय द हेल्प, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल, ठीक है ना, फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट। तो दोबारा देख लीजिए, रॉ मटेरियल कौन कौन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। जो प्लांट एनर्जी गेटअप करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड व्हाइल द वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस रिसीव बाय द क्लोरोफिल। जो एनर्जी रिसीव करेंगे वो किस प्रोसेस के माध्यम से करेंगे, क्लोरोफिल फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ ए सनलाइट के रूप में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी कवर करने हैं, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना। ये सब फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के लिए, सारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसिड इन आवर स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है बेसिकली उसके अंदर HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि उसका क्या रोल है। तो देखिए इस केस के अंदर क्या होता है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। वो क्या क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। कि विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम्स के लिए क्रिएट होता है, एक्शन उसके लिए फैसिलिटेट होता है। अब इस केस में आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि जो HCl एसिड है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, किल ऑफ द बैक्टीरिया को करने के लिए उसका हमारे स्टमक के अंदर बहुत महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से है। कि लिस्ट एंड 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन ए लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे टेस्ट ड्राई ट्यूब के अंदर, तो सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख के दिखा देता हूं मैं, PbNO3 का ट्वाइस, दिस इज अ लेड नाइट्रेट। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं किसी भी ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ ए रेडिश ब्राउन गैस। तो बच्चों जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से हमारे पास PbO आ जाएगा, लेड ऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी, प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन गैस। अब जो NO2 होती है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन गैस बोलेंगे। उसके बाद सेकंड कि लाइट येलो रेजिड्यू ऑफ ए लेड ऑक्साइड। जो क्या बनेगा हमारा, जो लाइट येलो होगा, लाइट येलो रेजिड्यू मींस कोई जो अवशेष बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी आपने 1 बाय 1 सभी क्लियर करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द 2 डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंस बताना है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपने इसके दो डिफरेंस शो करने हैं जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेप्सिन के बारे में, कि दिस एंजाइम इज सीक्रेटेड इन द स्टमक बाय ए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो बेसिकली ये एंजाइम्स कहां पर सीक्रेट होता है, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है ना, बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से। उसके बाद
इट एक्ट इन ए एसिडिक मीडियम, ये एक्ट करता है किसको, एसिडिक मीडियम को। क्लियर हो गया। पेप्सिन बेसिकली वो एंजाइम्स है जो सीक्रेटेड होता है इन दी स्टमक बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड द सेकंड पॉइंट इट एक्ट एज ए एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम के अंदर होगा। उसके बाद ट्रिप्सिन की बात करते हैं कि दिस एंजाइम इज सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पैनक्रियाज, ये कहां पर सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके माध्यम से, बाय द पैनक्रियाज के माध्यम से। उसके बाद इट एक्ट इन द एल्केलाइन मीडियम, ये क्या एक्ट करता है, एल्केलाइन मीडियम। अब एल्केलाइन मींस लाइक इसको आप क्या बोलोगे, बेसिक मीडियम, ठीक है ना, बेसिक मीडियम आप इसको कह सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के अंदर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कि विच चेंज विद द इंक्रीज मोलिकुलर मास ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। देखो 4 कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपने, कब, कि व्हेन चेंज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास इन ए होमोलोगस सीरीज, कि जब इंक्रीजिंग वे में होता है मोलिकुलर मास इन केस ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट कि इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद सेकंड जो इसकी सोलेबिलिटी है, सोलेबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सोलवेंट, जो सोलेबिलिटी होगी वो एक किसी पर्टिकुलर सोलवेंट्स की होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट द स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंजेस, और इसकी जो ग्रेविटी चेंज होगी वो एक स्पेसिफिक वे में चेंज होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी। तो ये थे इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होते हैं होमोलोगस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए मोलिकुलर मास। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो सब ये क्वेश्चंस आप अच्छे स्टूडेंट्स ने सभी ने ये कवर करने हैं, क्योंकि ये वही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम से पूछे जाते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस व्हाई द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट। आप देखिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस करना है हमने इसके अंदर कि सन इज विजिबल बिफोर, जो सन है विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, वो हमें विजिबल क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है इसका। तो इसका जो हमने आंसर राइट डाउन किया बहुत सिंपल वे में कि द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट बिफोर हमें विजिबल दिखाई दे जाता है कि द एक्चुअल सनराइज से पहले, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द सनसेट, कि बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या रीजन रहेगा इसका बच्चों, आपका रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चंस में आप क्या डालोगे, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए डिफरेंट मीडियम इट्स चेंज ऑन इट्स पाथ, वो अपने पाथ से चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि बाय एक्चुअल सनराइज, कि वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द ओरिजिन, वो जब वो सनराइज करता है तो इट मींस क्या होगा, जो एक्चुअल क्रॉसिंग होती है ऑफ द ओरिजिन बाय द सन। क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। उसके बाद द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जो एक्चुअल होगी और जो अपरेंट पोजीशन होगी सन की, वो विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट होगी बच्चों, वो ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट होगी। कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट, जो डिफरेंस आया टाइम का किसके बीच में आया, एक्चुअल सनसेट के और अपरेंट सनसेट के, इज अबाउट 2, उसका कितना टाइम का डिफरेंस रह गया वहां पर, 2 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। कि द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट द सनराइज एंड ए सनसेट इज ड्यू टू द सेम फिनोमिना। अब देखिए दोबारा फिर इस क्वेश्चन को, कि द सन इज विजिबल is about 2 minutes before the actual sunrise and about in 2 minutes after in the actual sunset, because due to the atmospheric refraction, कि by the actual sunrise we mean the actual crossing of the origin by the sun, कि the actual apparent position of the sun with respect to the origin। क्लियर हो गया। उसके बाद जो टाइम डिफरेंस बिटवीन सनराइज, जो एक्चुअल सनसेट है और अपरेंट सनसेट है, इज अबाउट, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 मिनट्स का। कि the apparent flattening of the sun disk is to be a sunrise and sunset is also due to the same phenomena। अब बेसिकली इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि हमारी अर्थ प्रेजेंट कर रही है, अर्थ के बाहर दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पर जो सन है,
अब सन ओरिजिन पॉइंट से निकलता है। अब यहाँ पर आपको अपरेंट पोजीशन दिखेगी सन की, ये अपरेंट पोजीशन आपको शो होगी। अपरेंट पोजीशन को मैंने एक डॉटेड लाइंस के रूप में डिनोट किया है, और जो एक्चुअल में है सन जो हमारा, उसको मैंने डार्क लाइन से डिनोट किया है। जो सन होता है हमारा वो ओरिजिन पॉइंट से भी बिलो होता है। तो ये काफी सीरियस सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ने करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो दैट द टू रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। आपने इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। कब बनाना है कि दो रजिस्टर कनेक्टेड किए गए हैं किसके अंदर, सीरीज के अंदर। सेकंड पॉइंट, इन ए सर्किट इफ द टू रजिस्टर ऑफ ए 5 ohm एंड 10 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू इन द टू रजिस्टर कंपेयर। तो आपने इस करंट को भी कंपेयर करके दिखाना है कि दो रजिस्टर आपको सीरीज में लगाए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 5 ohm का और 10 ohm का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका जो आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, कि आपने सर्किट डायग्राम बनाना है टू शो द रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले देखिए इसका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है कि दो रजिस्टर मैंने कनेक्टेड कर दिए कहां पर, सीरीज के अंदर। तो ये मैंने R1 ले लिया फर्स्ट वाला, और ये मैंने सेकंड ले लिया R2। सो दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर कनेक्टेड इन, किसके साथ कनेक्टेड करोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। अब जो करंट है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव एंड से फ्लो करेगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव एंड हो गया आपका। अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पर एक की लगा दोगे बच्चों, और की के साथ आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। सो दिस इज द क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट बन गया कनेक्टेड इन द सीरीज, जिसको हमने कनेक्ट किया सीरीज के अंदर। करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा आई इस सर्किट के अंदर, और वापस आते हुए कहां पर आ जाएगा, नेगेटिव सर्किट के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है किसी भी दो रजिस्टर का कनेक्टेड इन सीरीज के अंदर। अब सेकंड उसने बी पार्ट के अंदर पूछा है कि दो आपने रजिस्टर लगा दिए। फर्स्ट रजिस्टर आपने लगा दिया 5 ohm, यहाँ पर ये 5 ohm है, क्लियर है। सेकेंड ऑफ रजिस्टर उसने लगा रखा है यहाँ पर 10 ohm। अब ये 10 ohm लगा दिया, और सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। अब ये दोनों सीरीज के अंदर है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर की है आपकी बच्चों, और यहाँ पर आपका क्या है, एमीटर है। अब इसके के अंदर वो पूछ रहा है कि हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू इन द टू रजिस्टर, की करंट कैसे पास करेगा इन दिस रजिस्टर के अंदर। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे आप, कि जब भी कोई रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो इस केस में क्या लिखोगे कि करंट आई इज following through in the same amount, सेम अमाउंट से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट कभी भी यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। ओनली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सीधा ही क्या करेगा, यहाँ से पास कर जाएगा। पहले के अंदर से 5 ohm के अंदर से भी 5 सेम करंट रहेगा, और जो सेकंड वाला है 10 ohm वहां से भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम करंट रहेगा। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज लिम्ब्स, क्या होते हैं, एंड हाउ इज द कंपोजिशन ऑफ ए लिम्ब्स इन डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, लिस्ट द टू फंक्शन ऑफ ए लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज लिम्ब्स क्या होंगे और उनकी कंपोजिशन क्या होगी। लिम्ब्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा से क्यों डिफरेंट होते हैं, एंड लिस्ट टू फंक्शन ऑफ ए लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके आपके दो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिम्ब्स के बारे में, कि लिम्फ इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड। जो लिम्फ्स होते हैं वो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है विच फ्लो इन द लिम्फेटिक कैपिलरी, जो फ्लो करता है किसके अंदर, एक लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती है उनके अंदर से, कि विच जॉइन द लार्ज लिम्फ सेल्स। देखिए वंस अगेन फिर देखिए इसको, कि क्या होगा कि लिम्फ्स इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कि विच फ्लो इन द लिम्फेटिक कैपिलरी, जो फ्लो करता है किसके अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, कि विच जॉइन टू फॉर्म ए लार्ज लिम्फ्स, जो वेसल्स होती है उनको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट यू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ्स, कंपोजिशन क्या होगी लिम्फ्स की, ये देखिए कि लिम्फ्स इज ए कलरलेस, जो लिम्फ्स होते हैं वो कलरलेस होंगे, एंड कंटेन लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा, और ये कंटेन क्या करते हैं, लेस प्रोटीन देन किससे, प्लाज्मा से। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए लिम्फ्स, लिम्फ्स के फंक्शन क्या हैं। अब इसके अंदर देखिए कि लिम्फ कैरी ए डाइजेस्टिव, जो कैरी करते हैं किसको, डाइजेस्टेड को, एंड एब्जॉर्ब ए फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फैट को फ्रॉम किसके माध्यम से, इंटेस्टाइन के माध्यम से। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब जो ये ड्रेनेज करते हैं किसको, एक्सेसिव, जो ज्यादा अमाउंट्स में फ्लूइड प्रेजेंट करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर
बैक इनटू दी, और उसको कहां पर लेके जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो वंस अगेन फिर देखिए, लिम्फ इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड विच फ्लो इन द लिम्फेटिक कैपिलरी विच जॉइन इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज लिम्फ वेसल के साथ ये जुड़े होते हैं। कंपोजिशन क्या होगी, लिम्फ इज ए कलरलेस एंड कंटेन ए लेस प्रोटीन देन ए प्लाज्मा। उसके बाद इसके जो फंक्शन होंगे, लिम्फ कैरी ए डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एंड द सेकंड पॉइंट इट ड्रेन द एक्सेसिव फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। उसको वापस कहां कर देते हैं, बैक इनटू द ब्लड के अंदर। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, गिव द एग्जांपल कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, एंड गिव ए स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद टू एग्जांपल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना, उसका एग्जांपल देना है। सेकेंडली स्ट्रक्चर डिफरेंस करके दिखाना है सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद ए टू एग्जांपल इच, हर के दो एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, ही इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोकार्बन। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। एंड एग्जांपल क्या रहेगा बच्चों, इसका मीथेन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल मीथेन, एंड द सेकंड एग्जांपल इज ए इथेन। उसके बाद इसने पूछा है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि कंटेन कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रही बात किसकी, हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक एटलीस्ट क्या देगा, वो कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड देगा और एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, या तो एक डबल देगा या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। एग्जांपल्स मैंने पुट किया यहाँ पर, दिस इज ए मीथेन, ये मैंने एग्जांपल दे दिया एक स्ट्रक्चर के रूप में। मीथेन को कि कार्बन को क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, तो यहाँ पर 4 क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इथेन और एल्केन ग्रुप है ये। तो ये क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जांपल्स हो गए। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको इथीन का, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इथाइन का, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप बनते हैं हमारे, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप बनते हैं। तो इट मींस क्या बोलेंगे, हम इसको इथीन बोलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए इथाइन। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चंस। सैचुरेटेड क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए बेसिकली हाइड्रोकार्बन होंगे। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे वहां पर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 40 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एंगल दे दिया किसके बीच में, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में 40 डिग्री है। अब आपने क्या निकालना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंड व्हाट इज द टोटल एंगल फॉर्म बाय द रे ऑफ लाइट। तो टोटल एंगल भी निकालना है, तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ इसका, देखिए डायग्राम के रूप में, कि आपको एक यहाँ पर क्या दे दिया, एक प्लेन मिरर दे दिया। अब प्लेन मिरर जिसको ये आप स्मूथ मिरर कह सकते हैं। अब इस केस में कोई भी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसके ऊपर ऐसे पड़ती है। अब इसका जो एंगल दे रखा है ये आपको गिवन है, कितना एंगल गिवन है बच्चों आपका, 40 डिग्री। अब जैसे ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरेगी एंड बाउंसिंग बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्लियर है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब उसके बाद ये हमारा मिरर है कोई भी, यहाँ पर मैं मिरर शो कर रहा हूं। अब जो ये एंगल हमें दे दिया 40 डिग्री का, अब इसके मैंने पहले भी बताया था आपको, ये लास्ट वीडियोस के अंदर आप सभी के लिए अपलोड किया था लाइट वाले उसके अंदर। तो यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल रे, ये परपेंडिकुलर रे होती है, नॉर्मल रे। अब जो नॉर्मल रे है ये आपका 40 डिग्री एंगल आ गया। अब ये टोटल जो एंगल बनेगा आपका, और ये जो ये एंगल भी सेम रहेगा। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी उसी एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये एंगल भी आपका क्या बन गया, 40 डिग्री का बन गया। अब जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, 80 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये टोटल कितने का रह गया हमारा, ओनली 100 डिग्री का रह गया, 100 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन नॉर्मल रेज के बीच में कितना हो गया बच्चों, आप 50 डिग्री का हो गया। और जो एंगल बिटवीन द
नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितने का हो गया, 50 डिग्री का। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए सबसे पहले व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, वन पार्ट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री आ गया। व्हाट इज द एंगल सेकंड पार्ट के अंदर, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्ट, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा बच्चों, आपका 50 डिग्री होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एंगल फॉर्म बाय द रे ऑफ लाइट, कि टोटल एंगल रे ऑफ लाइट का कितना होगा। तो 50 प्लस 50 इट मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको, हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एंगल इज, वो कितना हो गया आपका बच्चों, 100 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिलोंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। अब आपने इसके बारे में दोनों को एक्सप्लेन करना है, मैलेबल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैलेबल के बारे में, कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट विद ए हैमर इज कॉल्ड एज ए मैलेबल, कि जब हम मेटल को बीट करते हैं किसके साथ, विद किसी भी हैमर के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक थिन शीट के रूप में। सो दिस इज कॉल्ड एज ए मैलेबल। अब बेसिकली एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया आपके लिए, जैसे हमारा एग्जांपल किसका है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। उसके बाद डक्टाइल्स क्या होता है, कि मेटल्स विच कैन बी ड्रोन इनटू ए थिन वायर, की मेटल को ड्रॉ कर सकते हैं एक थिन वायर के रूप में, दिस इज कॉल्ड एज ए डक्टाइल, उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स, जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लॉन्गर क्यों होती है देन कंपैरिजन ऑफ ए कार्निवोर्स से। अब इस केस में क्या लिखोगे, कि डाइजेशन ऑफ ए सेल्यूलोज टेक इन ए लॉन्गर टाइम, जो डाइजेशन होता है किसका, सेल्यूलोज का, वो लंबा समय लेती है। हेंस हर्बीवोर्स नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसलिए जो हमारे हर्बीवोर्स है उनको क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, किसके लिए, टू अलाउ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ए सेल्यूलोज, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं बच्चों, कि कार्निवोर्स एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट नहीं करते किसको, सेल्यूलोज को। हेंस दे हैव ए शॉर्टर इंटेस्टाइन, तो उसके लिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो दोबारा फिर देख लीजिए, डाइजेशन करने के लिए सेल्यूलोज को टेक प्लेस लॉन्गर टाइम लगता है, इसलिए जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इन कंपैरिजन ऑफ ए किससे, कार्निवोर्स से। जो कार्निवोर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते किसको, सेल्यूलोज को, हेंस दे हैव ए शॉर्टर इंटेस्टाइन, तो इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच ओम्स लॉ इज नॉट ओबे, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड अपॉन द करंट नॉन लीनियरली, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपॉन एक करंट नॉन लीनियरली, मतलब वो नॉन लीनियरली होगा, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ v एंड i चेंजेस द साइन विद v, यदि उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, v के साइन को चेंज कर देते हैं, तो इस केस में क्या करेगा, जो ओम्स लॉ है वो ओबे नहीं करेगा। इट मींस इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं, जो ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन ओमिक कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है रेगुलेटेड। तो इस केस में क्या लिखोगे, कि द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड बाय द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जो यूरिन प्रोड्यूस होता है इन द ट्यूबल्स ऑफ ए नेफ्रॉन एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, जो यूरिन फ्लो करेगा किसके, अलोंग द ट्यूब्स के, कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर, की कितने अमाउंट्स में वहां पर वाटर प्रेजेंट करता है, कितने एक्सेस अमाउंट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट करता है, इज देयर इन दी बॉडी एंड हाउ मच इज डिजोल्व इन ए वेस्ट, और उसके अंदर कितना वेस्ट डिजोल्व है उस वाटर के अंदर, एंड देयर विच इज द एक्सर्टेड, और वो क्या होगा, एक्सक्रिएटेड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दोबारा फिर देखिए, कि द अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस
इज रेगुलेटेड बाय द सिलेक्टिव, किसके द्वारा रेगुलेट करते हैं उसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमारी वेन्स होती है अंदर इन ट्यूबल्स ऑफ ए नेफ्रॉन, किसके अंदर होंगी ये ट्यूबल्स, छोटी छोटी वेन्स होंगी नेफ्रॉन के अंदर, कि एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, जो यूरिन है वो फ्लो करेगा अलोंग द ट्यूब्स, the amount of water reabsorbed depend on how much of the excess of a water there is the body and how much is the dissolved in the waste, कि कितना उसके अंदर पानी है और कितना उसके अंदर वेस्ट डिजोल्व हुआ है। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। होपफुली आप सभी को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।